हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एट योर होम। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर हमने लिया है क्लास 6 की इंग्लिश सब्जेक्ट का, चैप्टर नंबर 3, और इस चैप्टर का नाम है अ वाइज लेसन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें कि इसमें एक फोक टेल का जिक्र किया हुआ है। फोक टेल्स कौन सी टेल्स होती हैं जो आप पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ आप अपने मतलब अपने मुंह के द्वारा उसको सुनाते हैं, उस तरह की कहानियों को फोक टेल कहा जाता है। जैसे कि आपकी परदादियों ने अपनी दादियों को सुनाया होगा, फिर दादा दादी ने आपके मम्मी पापा को सुनाया होगा जब वो छोटे होंगे, और फिर मम्मी पापा या आपके दादा दादी आपको सुनाते हैं। तो ये जनरेशन टू जनरेशन क्या होती हैं, कहानियाँ पास डाउन होती हैं। अब ये कहानियाँ क्यों सुनाई जाती है, ताकि हम अपने कल्चर में या हमारे छोटे या बड़ों को जिनसे भी हम ये कहानी शेयर करते हैं उनको कुछ मोरल वैल्यू सिखा सकें, कुछ उच्च विचार या अच्छी सीख सिखा सकें। उसके लिए ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं। और इस चैप्टर में जो हम कहानी सुनेंगे वो एक जूविश फोक टेल है। जूविश लोग होते हैं, ये कल्चर है जो रोमानिया के लोगों में ज़्यादा होता है, कंट्री है, वहाँ किया जाता है, ये कल्चर को अपनाया जाता है, तो वहाँ के लोग जूइश कहलाते हैं। तो ये उनकी फोक टेल है। तो आइए पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि क्या लिखा है इस कहानी में। In a town on a remote island lived a God-fearing man whose wife could not have children। मतलब कि एक आइलैंड था, एक बहुत ही सुनसान बोल सकते हो, जहाँ ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी। वहाँ पे एक टाउन था कहीं दूर, जहाँ पे एक भगवान से डरने वाला इंसान रहता था अपनी बीवी के साथ, और उसकी बीवी को बच्चे नहीं होते थे। लेकिन एक दिन हाउएवर क्या हो गया, शी बिकेम प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट हो गई। अब उसके हस्बैंड का खुशी का ठिकाना नहीं था। वो ये गुड न्यूज़ सुन के बहुत सी कल्पनाएं करने लगा। वो कहने लगा that you will give birth to a son who will be the comfort of our soul and delight of our heart। अब उसकी इच्छा थी कि तुम एक बेटे को जन्म दोगी जो हमारी आँख का तारा होगा, दिल का टुकड़ा होगा, हमारी आत्मा को कंफर्ट करेगा। मैं उसको एजुकेट करूँगा, उसे अच्छी शिक्षा दूँगा, उसे अच्छा उसका पालन पोषण करूँगा, एंड ही विल इनहेरिट माई गुड नेम एंड इंक्रीज माई रिनाउन। और वो मेरा अच्छा जो मैंने नाम कमाया है, एक इज़्ज़त कमाई है, उसको इनहेरिट करेगा और उसी को आगे ले जाएगा। Thus spoke the happy potential father, but his wife replied। और ये सब उसके जो वो बाप बनने वाला था उसने कहा, और ये सब सुन के उसकी बीवी ने क्या जवाब दिया, You speak foolish words, for the future is unknown to you। तुम उस फ्यूचर के लिए जो अभी आने वाला है और जिसका तुम्हें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, उसके बारे में तुम्हारा ये सोचना बेकार है। How do you know that my childbirth is going to go well, and that I shall give birth to a son and not to a daughter, that the child is going to live long, and that it is going to be robust or healthy? You should not have spoken such idle words and boasted about left everything to God who controls our destinies। कहने का मतलब क्या है उसका, उसकी बीवी ने कहा कि एक तो तुम ये फुलिश बातें कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि जिस बीबी को मैंने जन्म दिया है वो ठीक होगा या नहीं होगा, क्या पता मैं लड़के को जन्म दूंगी या किसी लड़की को। तुम्हें तो ये भी नहीं पता उसने कितना जीना है, और ना ही तुम्हें ये पता है कि वो हेल्दी या तंदुरुस्त होने वाला है भी या नहीं। तो तुम्हें ऐसी चीज़ें बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ना ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, और ना ही इतनी कल्पनाएं करनी चाहिए। हमें सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए, जो हमारी किस्मत लिखता है। इट मे बिफॉल एज इट वंस बिफेल अ सर्टेन डेवरिश। मतलब वो होना ही है जो होना है, जैसे कि एक डेवरिश के साथ हुआ था। अब ये डेवरिश कौन है, ये एक उस इंसान के बारे में जिसके बारे में अब ये जो वाइफ है वो कहानी सुनाने वाली है। डेवरिश उस इंसान को कहा जाता है जो अपने एक डांसिंग तरीके से, मतलब फास्ट डांस करते हुए जो भगवान की पूजा वगैरह करते हैं, उन तरह के लोगों को डेवरिश कहा जाता है। एक जूइश वर्ड है। तो वैसे ही बताता है। तो उसका हस्बैंड पूछता है व्हाट हैड हैपन टू दैट डेवरिश। तो उसका हस्बैंड पूछता है कि उस डेवरिश के साथ क्या हुआ था। तो वो अब उसकी कहानी सुनाती है। तो चलिए कहानी सुनते हैं।
There was once a dervish in the service of a king. The king used to give him a piece of cake and a ball of honey daily. एक बार एक डेवरिश था जो एक राजा की सर्विस में लगा हुआ था, मतलब उसके दरबार में उसकी खातिरदारी के लिए था, और किंग हमेशा उसे डेली उसे एक पीस ऑफ केक देता था, केक का टुकड़ा, और हनी देता था यानी कि शहद. The dervish used to eat the cake but put the honey into a jar which he always carried upon his head. अब वो डेवरिश वो केक का टुकड़ा तो खा लेता था, लेकिन उस हनी को हमेशा एक जार पे भर के रखता था और उस जार को अपने सर पे कैरी करके हमेशा उठाता था. हनी हाउवर इन दोज डेज वॉज वेरी एक्सपेंसिव. उस दौरान यानी कि उन दिनों जो शहद थी वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था. तो वन डे उस डेवरिश ने नोटिस किया कि उसका जो जार था जिसमें वो हनी भरता था वो ऑलमोस्ट फुल होने वाला है. ठीक है, तो उसने सोचा कि वो उस हनी को मार्केट में जाके बेचेगा. फैच इन द मार्केट मतलब वो उस मार्केट में जाके बेचेगा ऑन हाई प्राइस, हाई कीमतों में. अब सुनो कि उसने क्या क्या कल्पनाएं की. आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर अ पीस ऑफ गोल्ड एंड बाई 10 sheep, ऑल ऑफ विच इज़ गोइंग टू गिव बर्थ टू लैम्स. अब उसने कहा कि मैं मार्केट में जाके गोल्ड लेके इस हनी को बेचूंगा और उस गोल्ड से मैं 10 भेड़ें खरीदूंगा. फिर आगे चल के वो भेड़ें अपने बच्चों को जन्म देगी. भेड़ के बच्चे को लैम्ब कहा जाता है. तो वो उनको जन्म देंगी और 1 साल में उसके पास 20 भेड़ें हो जाएंगी. ठीक है, देन फॉर श्योर देयर नंबर विल स्टीडली इंक्रीज, और कुछ टाइम में उसके और नंबर बढ़ेंगे यानी कि 4 साल में वो एक 400 शीप का मालिक हो जाएगा. ये उसकी कल्पना थी. आई शेल देन बाय अ काउ एंड एन ऑक्स एंड एक्वायर अ पीस ऑफ लैंड. अब उसने कहा कि जब उसके पास ये सारी कितनी 400 भेड़ें हो जाएंगी तब वो क्या करेगा, एक गाय खरीदेगा और एक बैल खरीदेगा और एक पीस ऑफ लैंड भी, एक ज़मीन का टुकड़ा. अब जो गाय होगी वो काव्स को जन्म देंगी. काव्स यानी कि जो गाय के बच्चे होते हैं. तो जो काऊ है वो काव्स को जन्म देगा, गाय के बच्चों को, और जो ऑक्स है यानी कि बैल उसको वो यूज़ करेगा खेत जोतने में. ठीक है, साथ ही साथ जो काऊ है वो दूध भी उसे प्रदान करेगी. अब 5 साल में उसके पास उसका पूरा कैटल बन जाएगा. कैटल मतलब कि जो गाय का पूरा झुंड होता है उसको कैटल कहा जाता है. तो उसके पास 5 साल में पूरा एक झुंड बन जाएगा और देखते ही देखते अब ये झुंड इंक्रीज़ होता जाएगा, उसके पास और गायें आती जाएंगी. तो ये सब से क्या हो जाएगा, वो बहुत ही अमीर इंसान बन जाएगा. फिर उसके बाद वो एक मैग्निफिसेंट हाउस बनाएगा, एक बड़ा घर बनाएगा जिसमें वो बहुत सारे नौकर चाकर, मेड, सर्वेंट वगैरह रखेगा. उसके बाद उसकी क्या थी कल्पना कि वो एक ब्यूटीफुल सी, नोबल, डिसेंट सी लड़की के साथ शादी करेगा. अब उसकी ये सारी कल्पना थी. उसके बाद उसने क्या कहा, शी विल बियर मी अ सन. वो फिर मुझे क्या देगी, एक बेटा देगा जो बहुत ही हेल्दी और ब्यूटीफुल चाइल्ड होगा. अ लकी स्टार विल शाइन एट द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ. मतलब उसके जन्म पे एक बहुत ही तारे चमकेंगे आसमान में, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और वो मेरे नाम को ऊंचा करेगा मेरे मरने के बाद. ठीक है, अब उसने क्या कहा, शुड ही, क्या वो करेगा. हाउएवर, अगर नहीं करेगा, उसने मुझे ओबे करना यानी कि मेरी बात नहीं मानी, तो आई विल बीट हिम विद दिस स्टिक. स्टिक कौन सी देख सकते हैं आप, इसके हाथ में जो स्टिक थी उसने उसको, वो सारा ये दिमाग में अपनी कल्पना कर रहा था कि मैं अब इस स्टिक से मारूंगा. अब जब उसके दिमाग में ये सारी कल्पना चल रही थी तो उसने स्टिक को मारने के लिए उठाया और उसने ऐसे दिखाया कि वो अपने बेटे को मारेगा कुछ इस तरीके से, और उस चीज़ को दिखाने के लिए उसने गलती से वो स्टिक अपने जार पे दे मारा. और उससे क्या हुआ, जो जार ऑफ हनी था अलॉन्ग विद हिज डे ड्रीम्स, और उसका जो वो कल्पनाएं थी उसके वो सारी गुम हो गई. यानी कि वो शहद भी सारा गिर गया, ख़त्म हो गया, और उसका सपना भी टूट गया. अब वो वाइफ बताती है कि आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी. अब मैंने तुम्हें ये स्टोरी सुनाई. ठीक है, तो अब वो क्या कहती है, जस्ट टू गिव यू अ लेसन, क्या तुम्हें एक सबक देने के लिए. इट इज़ नॉट वाइज टू स्पीक थिंग दैट आर अनसर्टेन.
मतलब ये अच्छी बात नहीं होती है, ये एक विद्वान की निशानी नहीं है कि उन चीज़ों की कल्पना करना या उन चीज़ों के बारे में कहना जो अनसर्टेन है, जिसका हमें पता नहीं है कि वो होनी है भी या नहीं। वो कहते हैं ना, ख्याली पुलाव नहीं पकाने चाहिए, तो वही है। रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ द किंग सोलोमन। अब वो किंग सोलोमन है, उनकी बातों को याद दिलाती है। उसने क्या कहा था? डू नॉट बूस्ट योर सेल्फ, फॉर यू डू नॉट नो वट विल हैपन टू यू नेक्स्ट। मतलब कि ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। किसी को भी नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है। तो इसीलिए आज में जियो, अब की कहानी के बारे में सोचो, कल का किसी को नहीं पता है। तो ये थी हमारी कहानी, इससे हमें बहुत ही सुंदर लेसन मिला है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। आप इसके जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको लिखें और याद करें। अब हम आगे करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंशन, उसका करेंगे हम चूज़ द करेक्ट आंसर। पहला लिखा हुआ है, व्हाट होप्स डिड द मैन हैव फॉर हिज सन हु वाज येट टू बी बोर्न। अब उसके मैन के दिमाग में क्या थे अपने बेटे के लिए, कि जो अभी हुआ भी नहीं था, उसके लिए क्या क्या होप्स थे। तो उसका क्या ऑप्शन आएगा? ही वुड बी हेल्दी, वाइज एंड एजुकेटेड, या द फादर वुड अर्न सो मच दैट द सन वुड नेवर नीड टू वर्क, या द फादर होप दैट द सन वुड ग्रो अप टू बी अ नाइस मैन हु वुड ब्रिंग प्राइड टू हिम। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, कि उसे लगा था कि उसका बड़ा होकर वो अच्छा एक इंसान बनेगा जिसका उसके ऊपर गर्व होगा। तो इसका है सी ऑप्शन। सेकंड करेंगे हम, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द वाइफ व्हेन शी हर्ड हर हस्बैंड प्लान फॉर देयर टू बी सन। अब उसका रिएक्शन क्या था वाइफ का, उसकी बातें सुन के। तो पहला ऑप्शन है, शी अग्रीड विद हर हस्बैंड्स विजन फॉर देयर सन्स फ्यूचर। वो उसके साथ हाँ में हाँ मिलाने लगी थी, नहीं। बी है, शी कॉशनड हर हस्बैंड नॉट टू मेक प्लान्स अहेड ऑफ टाइम। उसने अपने हस्बैंड को बोला कि समय से पहले कोई प्लान नहीं बनाना चाहिए। तो ये सही है, तो इसका क्या आएगा? बी ऑप्शन। तो इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3, वाई डिड द वाइफ कॉशन हर हस्बैंड अबाउट बोस्टिंग। अब उसकी वाइफ ने उसको क्यों ये सब जैसे बोलने के लिए मना किया, तो उसने क्यों किया था? इसका पहला ऑप्शन है, ओनली गॉड नोज़ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। सिर्फ गॉड को पता है कि आगे क्या होना है। या शी वॉज सुपरस्टिशियस, वो थोड़ी सी उसको सुपरस्टिशियस वाली थी, वो डर लगता था, वहमी जिसको बोलते हैं। या सी ऑप्शन, वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, हम सब कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू दी बुक इसका क्या आएगा? ए वाला ऑप्शन, कि उसने कहा था सिर्फ भगवान को पता है कि आगे क्या होना है, क्योंकि वो बहुत ही रिलीजियस टाइप की थी। अब आते हैं नंबर 4 में, व्हाट वाज द सिमिलैरिटी बिटवीन द हस्बैंड एंड द डेवरिश। जो हस्बैंड था और जो डेवरिश जिसकी कहानी सुनाई थी उसने, उन दोनों में क्या समानताएं थी। तो ए वाला देखते हैं, दे बोथ वेयर हम्बल, वो दोनों बहुत ही हम्बल थे। या दे बोथ मेड प्लान्स फॉर द फ्यूचर विदाउट कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग बैड कुड ऑल्सो हैपन। या बोथ वर ड्रीमर। तो अकॉर्डिंग टू द बुक हमारा इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? बी वाला, कि उन्होंने पहले ही फ्यूचर के बारे में प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया था, विदाउट ये सोचे कि कुछ उससे पहले कुछ भी बुरा हो सकता है या ये प्लान भी टूट सकता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन भी आ सकता है, तो इसको बी वाला टिक करेंगे हम। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। तो इसके आंसर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम वोकैबलरी में। बिलो इज़ द लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स में मैच दैम विद व्हाट दे डू। यानी कि यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल्स के नाम दिए गए हैं और उनको उनके काम के आधार पर उसके साथ उसको ज्वाइन करना। जैसे कार्टूनिस्ट कौन होते हैं? कार्टूनिस्ट कौन से होते हैं? जो कार्टून्स की पिक्चर बनाते हैं, राइट। तो इसका आएगा समवन हु स्पेशलाइजेस इन मेकिंग अम्यूजिंग ड्राइंग। अम्यूजिंग मतलब जो हमें हंसा दे, उस तरह की ड्राइंग्स, उसको कार्टूनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फिश मॉन्गर। अब फिश मॉन्गर किसे कहते हैं? जो सी फूड खाना वाना बेचते हैं, जो फिश बेचते हैं। तो इसका आएगा लास्ट वाला, समवन हु सेल्स
सी फूड। नेक्स्ट है आपका गेम कीपर। गेम कीपर किसे बोलते हैं? तो पहला वाला है इसका आंसर, समवन हु लुक्स आफ्टर एन एरिया टू एंश्योर दैट देयर आर इनफ एनिमल्स फॉर हंटिंग। जो हंटिंग का गेम होता है ना, पशुओं का शिकार करने का, उसको रोकने के लिए या उसको इंश्योर करने के लिए कि वहाँ पे इनफ एनिमल्स हैं कि नहीं जिनका शिकार किया जा सके, उस कीपर को क्या बोलते हैं? गेम कीपर। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्रिप्टोग्राफर। क्रिप्टोग्राफर किसे बोलते हैं? तो समवन हु स्टडीज़ एंड ब्रेक सीक्रेट कोड्स। जो सीक्रेट लैंग्वेजेस या सीक्रेट कोड्स होते हैं उनको ब्रेक करे या उनके बारे में जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं हम? क्रिप्टोग्राफर। नेक्स्ट आता है न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट किसे कहा जाता है? इसका आंसर आएगा समवन हु स्टडीज़ ओल्ड कॉइन्स एंड इवन प्रेजेंट करेंसी। जो पैसे या कॉइन के बारे में स्टडी करता है ना, इसको न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं। यानी कि जो पुराने ज़माने में कॉइन्स होते थे वो, या अभी की जो हमारी करेंसी है उसके बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं स्टडीज़ करना, उसको न्यूमिस्मैटिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है रैंगलर। अब रैंगलर किसे कहते हैं? तो लास्ट वाला हमारा ये बचा है, समवन हु हैंडल्स एनिमल्स प्रोफेशनली स्पेशली हॉर्सेस। जो घोड़ों की देखभाल करता है या उनको हैंडल, उनके ऊपर घुड़सवारी करने के काबिल होता है, उनको क्या कहा जाता है? रैंगलर। ठीक है। तो आगे चलते हैं अब हम B2 में। फिल इन द मिसिंग लेटर्स बाय रीडिंग देयर डेफिनेशंस। अब आपको इसके बगल में उसकी डेफिनेशन दी है, अब हमें इसको समझ के इन मिसिंग वर्ड्स को भरना है। तो पहला वाला है समवन हु पेंट। जिसे जो पेंट करता है उसे क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? ARTIST। नेक्स्ट है समवन हु बेक्स केक्स एंड पेस्ट्रीज। उसे क्या बोलते हैं? बेकर। तो यहाँ आएगा BAKER, बेकर। नेक्स्ट समवन हु मेक्स मूवीज़। जो मूवीज़ बनाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर की स्पेलिंग आपको आती है, इसमें लिख लें। नेक्स्ट है समवन हु ट्रीट हार्ट डिजीज़। दिल के मरीज़ों को जो ट्रीट करता है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। इसकी स्पेलिंग आएगी CARDIOLOGIST, कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है 5th नंबर, समवन हु ग्रो क्रॉप्स। जो खेती बाड़ी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? फार्मर। नेक्स्ट है समवन हु प्लेज म्यूज़िक। जो गाने वाने बजाता है उसको क्या बोलते हैं? म्यूजिशियन। MUSICIAN। नेक्स्ट है आपका समवन हु अनाउंसेस एंड प्लेस म्यूज़िक ऑन द रेडियो। जो रेडियो के ऊपर सारा म्यूज़िक बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम? रेडियो जॉकी। RADIO और आगे लिखेंगे आप JOCKEY, जॉकी, रेडियो जॉकी, जिसे हम शॉर्ट में RJ कहते हैं। आगे हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। समवन हु हेड्स द स्कूल। जो स्कूल का हेड होता है वो कौन होता है? प्रिंसिपल। तो इसमें आएगा प्रिंसिपल। आगे है 9th नंबर, समवन हु सेल्स। जो सेल पे जाता है, शिप में यात्रा करता है उसको क्या बोलते हैं हम? सेलर। तो इसमें आएगा SAILOR, सेलर। आगे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट में, समवन हु लुक्स आफ्टर द मनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी कंपनी में जो होते हैं उसकी जितनी भी मनी होता है, उसका ट्रेजर होता है, उसको संभालने वाले को क्या बोलते हैं हम? ट्रेजरर। तो इसकी स्पेलिंग आएगी TREASURER, ट्रेजरर। ठीक है। आगे मूव ऑन करेंगे हम फ्यूचर टेंस। अब ये फ्यूचर टेंस का मैं आपको रूल बता दूँ। फ्यूचर टेंस में हम शैल या विल का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ, यानी कि सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस जो भी वर्ब होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि वर्ब आपके होते हैं गेट, तो गेट की फर्स्ट फॉर्म गेट ही आती है, तो ये सब लगेगा फर्स्ट फॉर्म विद ऑब्जेक्ट। इस पे फ्यूचर टेंस पे हम ऑलरेडी एक यूट्यूब पे वीडियो चढ़ा चुके हैं, आप अपनी सुविधा के लिए वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपको अच्छे से पता चलेगा। तो यहाँ पे हमें शैल और विल का यूज़ बताया गया है कि जितनी भी चीज़ें जो फ्यूचर में होने वाली होती हैं, अभी हुई नहीं होती हैं, वो फ्यूचर टेंस में आती है और आप उसमें शैल या विल लगा सकते हैं। फ्यूचर सेंटेंस का और एक सेकंड वाला होता है जिसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। उसमें हम बी गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो जब यू यानी कि सेकंड पर्सन के लिए लगता है तो हम यू आर बोलते हैं, तब इज़ नहीं लगता, यहाँ बी नहीं लगता, राइट। उसमें हम क्या लगाते हैं?
यू आर गोइंग टू ईट। याद रखिएगा इसमें लास्ट में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है। जो आपको अगर बी गोइंग टू भी लगा रहे हो उसके साथ भी, या विल या शैल लगाओगे उसके साथ भी आपने फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है। तो जैसे यहाँ पे आपको बड़े सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, दे आर गोइंग टू स्टार्ट। तो आर क्यों लगा है? क्योंकि दे मतलब ज़्यादा लोग, तो जब प्लूरल में होते हैं ज़्यादा लोगों के लिए तो हम आर यूज़ करते हैं, और जब सिंगुलर पर्सन हो जाए तो इज़ यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी गोइंग टू स्टार्ट, स्टार्ट होता है हमारा वर्ब, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लगा है और बीच में उसके गोइंग टू। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो आपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं हो रहा, वहाँ पे आप इज़ नॉट लगा लेंगे। इट के साथ हमेशा इज़ ही लगता है तो इज़ नॉट आ जाता है। जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें भी इज़ नॉट आएगा आपका। ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने होते हैं तो वो इज़ एम आर से स्टार्ट करते हैं, जिसको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आर यू गोइंग टू मीट, या इज़ इट गोइंग टू रेन, इस तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट शैल और विल में वो आते हैं जो हैपन होने वाली है, जिसमें हम 100% श्योर होते हैं कि ये होने ही वाला है, उसके लिए हम विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें 100% श्योरिटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे C1 ऑप्शन। इसमें लिखा है टिक द करेक्ट वर्ब ऑफ द ऑप्शन। यहाँ पे आपको जो हाईलाइट की हुई है उसमें 2 चीज़ें ऑप्शन दी गई हैं, जो भी सही होगा उसमें आपने टिक करना है। फर्स्ट है जॉन आर यू इन्जॉइंग योर ट्रिप टू फ्रांस। वो उससे क्वेश्चन पूछता है क्या तुम्हारी ट्रिप जो फ्रांस में थी वो तुम इन्जॉय कर रहे हो। तो क्लैर क्या बोलती है, येस वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, हमें बहुत अच्छा टाइम लग रहा है। द चिल्ड्रन लविंग टू स्टे, और जो बच्चे हैं वो आपके घर में रहना भी बहुत पसंद कर रहे हैं। ठीक है। जॉन पूछता है व्हाट आर योर प्लान्स फॉर टुमारो, तुम्हारे कल के क्या प्लान हैं। तो क्लेयर क्या कहेगी, वी यानी कि हम लोगों पे कह रही है। और नेक्स्ट है आउट द होल डे टुमारो, हम बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो क्या लिखेंगे, वी आर गोइंग टू बी आउट, हम जाने वाले हैं। मतलब ये श्योरिटी वाला सेंटेंस नहीं है ना, ये तो जस्ट उसके प्लान्स हैं, तो इसमें हमेशा क्या लगेगा, गोइंग टू बी। और क्योंकि वी है तो आर लगेगा, तो ये आएगा वी आर गोइंग टू बी। नेक्स्ट जॉन क्या कहता है, ओ दैट साउंड्स गुड, ये बहुत अच्छा है सुनने में। वेयर, ये आएगा कहाँ जाओगे तुम। तो अब उसने भी, ये भी उसकी ऊपर वाली श्योरिटी नहीं है, तो हमारे भी नीचे वाली हम श्योरिटी से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, तो हम भी क्या पूछेंगे, वेयर आर यू प्लानिंग टू गो, तुम कहाँ जाने की सोच रही हो। ठीक है। शी इज़ ओनली थिंकिंग कि हमारा ये है जाने का प्लान। नेक्स्ट है क्लेयर बोलती है वी आर गोइंग टू गो टू एफिल टावर, हम कहाँ जाने का सोच रहे हैं, एफिल टावर पहले, फिर उसके बाद विनयार्ड्स जाएंगे, हम बहुत एक्साइटेड हैं, राइट। तो इसमें क्या आएगा, आर गोइंग में आप टिक करेंगे। नेक्स्ट जॉन पूछता है यू आर डैश एन अमेजिंग टाइम टुमारो, अब तुम्हें अमेजिंग टाइम मिले तो यह बोलते हैं यू आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग टुमारो। मतलब अब इसमें ये जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये नॉट श्योर है, तो इसमें हम जितनी भी चीज़ें लगाएंगे वो गोइंग टू हैव, गोइंग टू दिस, ये सब चीज़ें लगाएंगे, राइट। अब क्लेयर पूछती है व्हाट आर योर प्लान्स फॉर टुमारो, अब तुम्हारे क्या प्लान है। तो जॉन क्या बोलता है, उसके क्या प्लान है, वी विल बी गोइंग टू सी द नोट्रे डैम एट 10, बोलते हैं हम जाने वाले हैं क्या देखने के लिए, नोट्रे डेम में एक फंक्शन होगा या एक कोई सिनेमा थिएटर होगा, वो 10 बजे देखने जाएंगे। ठीक है। देन वी विल, अब उसने आगे की बात कर रहा है तो हम टुक नहीं लगा सकते, टुक एक सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट में यूज़ किया जाता है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, देन वी विल टेक द टूर ऑफ द कैथेड्रल, कैथेड्रल एक चर्च है वहाँ का टूर लेंगे, बट आई रियली विश कि मैं विनयार्ड भी जाऊँ क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है। तो क्लेयर क्या बोलती है, हाँ ये एक्साइटेड तो है, आई एम गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर, मैं बहुत सारी पिक्चर्स लेने वाली हूँ। तो आई एम गोइंग टू यानी कि मैं लेने वाली हूँ, ये जो शब्द लगता है ना, लेने वाली हूँ, जाने वाली हूँ, वाली जो भी आप हिंदी में बोल सकते हो, उसमें हम ये गोइंग टू यूज़ करते हैं हमेशा, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। जॉन बोलता है थैंक्स दैट्स अ गुड आइडिया, तो क्लेयर क्या बोलती है, ओह आई विल गो, मैं जाऊंगी, एंड सी व्हाट माई, अब वो बोलती है मैं जाती हूँ और देखती हूँ कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही शांत है, तो इसमें क्या आएगा, आई विल गो। वेंट आप नहीं लगा सकते, वेंट सेकंड फॉर्म है और वो हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। ये सारी बातें हम किस में कर रहे हैं, फ्यूचर में, तो इसमें आएगा आई विल गो।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसी तरीके से हमने C2 अब करने हैं, बी गोइंग टू यूज़ करना है या विल यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप हमारा आगे चलते हैं, देखेंगे आप क्या क्या आएगा। विनय डैश 9 नेक्स्ट वीक, आगे की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, विनय एक ही है तो सिंगुलर के लिए क्या लगता है, इज़। तो क्या आएगा, विनय इज़ गोइंग टू बी 9 नेक्स्ट वीक, लेकिन अगले हफ्ते वो 9 का होने वाला है, राइट। ये जो वाला है वाली है सेंटेंस बनता है ना। और बी हमेशा याद रखना, जितने भी वर्ब आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं वो उसी फॉर्म में ही लगेंगे, उसको आपको चेंज नहीं करना है। सेकंड है वी ज़्यादा लोग हैं तो क्या आएगा, वी आर गोइंग टू गेट अ न्यू टेलीविजन, हम एक नया टीवी लेने वाले हैं। आई थिंक माई मदर विल हेट दिस CD, इसमें विल आएगा कि वो मेरी मदर क्या है, इसको CD को हेट करेगी। अब ये सेंटेंस क्या है, इसमें करेगी आ रहा है ना, वाला वाली नहीं आ रहा, तो हम क्या लगाएंगे, विल हेट। नेक्स्ट है मीना सिस्टर इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी, उसको बच्चा होने वाला है। नेक्स्ट है दे विल डिपार्ट एट अबाउट 4 in the afternoon, वो 4 बजे जाने वाले हैं, डिपार्ट करने वाले हैं। जस्ट अ मोमेंट, रुको, आई विल हेल्प यू विद द बैग्स, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ बैग्स में उठाने में। नेक्स्ट है इन 2050 पीपल आर गोइंग टू बाई हाइब्रिड कार्स विच विल फ्लाई, इसमें क्या आएगा, आर गोइंग टू, यानी कि लोगों की बात की है और वो क्या खरीदेंगे, हाइब्रिड कार्स जो उड़ती हैं। नेक्स्ट है जय इज़ गोइंग टू थ्रो अ पूल पार्टी दिस संडे, अब वो एक पूल पार्टी थ्रो करने वाला है। नेक्स्ट है वी विल ड्राइव टू जयपुर इन जून, हम जून को जाके जून में जयपुर जाएंगे, यानी कि ड्राइव करके, तो इसमें विल लगेगा। और 10th वाला है लुक एट द क्लाउड्स, यानी कि बादलों को देखो, इट इज़ गोइंग टू रेन सून, यानी कि बहुत जल्दी बारिश होने वाली है, तो यहाँ आएगा गोइंग टू। तो आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या आपने क्या यूज़ करना है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे लिसन एंड स्पीकिंग में। लिसन टू द इंटरव्यू रीड अलाउड बाय योर टीचर एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको सुनना है और इसमें ऑप्शन टिक करना है, तो आप इसको बस ऑप्शन टिक करते जाइए, मैं आपको बताती जाती हूँ। चार्ली चैपलिन वॉज बॉर्न इन, चार्ली चैपलिन बॉर्न हुआ था वालवोर्थ लंदन में, यानी कि ऑप्शन ए। हाउ ओल्ड वॉज चार्ली चैपलिन व्हेन ही फर्स्ट एक्टेड, तो ये आएगा 5 साल का था जब उसने पहली एक्टिंग स्टार्ट की थी, तो 5। हाउ डिड ही स्टार्ट एक्टिंग, उसने कैसे स्टार्ट करी, तो इसका ऑप्शन ए है। ही हैड टू रिप्लेस हिज मदर इन अ म्यूजिकल व्हेन शी वाज सिक, उसने एक्टिंग तब स्टार्ट की थी जब उसकी माँ भी एक्टिंग करती थी और वो बीमार थी, तो उसने उसकी जगह ले ली थी। नंबर 4, व्हाट एनकरेज्ड हिम टू बिकम अ कॉमेडियन, अब एक कॉमेडियन बनने के लिए किस चीज़ ने उसको प्रोत्साहना दी, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। द फर्स्ट टाइम चार्ली चैपलिन परफॉर्म्ड ही रिसीव्ड अ बिग अपलॉस, जिस दिन उसने पहली बार परफॉर्म किया था तो लोगों ने उसके लिए बहुत ज़ोरों से तालियां बजाई थी, तो इससे उसको क्या मिला, खुशी मिली और उसने फिर यही लाइन पकड़ी। नेक्स्ट है 5th, व्हाट मेक्स साइलेंट मूवीज़ ईजियर टू फॉलो, साइलेंट मूवीज़ को ईजी क्यों था फॉलो करना। साइलेंट मूवीज़ कौन सी होती थी जिसमें साउंड नहीं होता था, बस हम एक्शन करते हुए देखते थे, और चार्ली चैपलिन उस तरह की मूवीज़ बनाता था, तो इसका आएगा ऑप्शन सी, द म्यूज़िक एंड द बॉडी लैंग्वेज। एक तो म्यूज़िक होता था उसमें, दूसरा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, जो अपनी हरकतें करते थे उनको समझना बहुत ईजी हो जाता था। 6 है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द मस्टैच, अब उसने जिस तरह की वो मूंछ रखी थी उसका क्या पर्पस था, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, सी नंबर, इट वाज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट्यूम, वो उसके पूरा उस लुक का ही एक पार्ट था। नेक्स्ट है विच मूवी वॉज द फेवरेट ऑफ चार्ली चैपलिन, चार्ली चैपलिन की फेवरेट मूवी कौन सी है, इसका बी ऑप्शन है सिटी लाइट्स। नेक्स्ट है 8th वाला, हु इज़ द जीनियस अकॉर्डिंग टू चार्ली चैपलिन, चार्ली चैपलिन के हिसाब से कौन जीनियस था, तो इसका आएगा सी वाला ऑप्शन, समवन हु हैज़ टैलेंट एंड इज़ पैशनेट अबाउट इट, वही जीनियस है जिसके पास टैलेंट भी है और वो उसके लिए पैशनेट है, मतलब उसी को आगे परस्यू करना चाहता है। नंबर 9, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ चार्ली चैपलिन, चार्ली चैपलिन की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या थी, तो उसका क्या आएगा, नंबर ए ऑप्शन, विनिंग एन ऑस्कर, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला था। ऑस्कर अवार्ड बहुत ही प्रेस्टीजियस और ग्रेट अवार्ड है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे स्पीकिंग आता है, तो इसको तो आप रहने ही दीजिए, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
और जो मैंने आपको कहा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिख लेंगे क्वेश्चंस, और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक वर्ड को समझेंगे, क्योंकि इंग्लिश में वोकैबलरी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इस चैप्टर को खुद से भी पढ़ें, उसको समझें। ये वीडियो देखने के बाद पहले इस वीडियो से उस चैप्टर का मीनिंग समझें, उसके बाद इस चैप्टर को खुद से भी रीड करें, और इसी तरीके से जितना भी ग्रामर पोर्शन है उसको भी अच्छी तरह से समझकर अपनी कॉपी पे लिखें। अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल होगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।